हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पावर के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है तुषार मालविया और आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे साइंस के अंदर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उस चैप्टर का नाम है आपके रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित, ठीक है। और इससे संबंधित आज हम जो इनके महत्वपूर्ण जो 1 लाइनर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जो आपके ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आपके यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। देखो, कम से कम आपके जो कितने हैं 16 पॉइंट है, मैंने आपको ध्यान रखना है, जो आपके हर एग्जाम के अंदर जो है एमसीक्यूज के तौर पर हर एग्जाम के अंदर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके बन जाते हैं, ठीक है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देर करते हुए। ध्यान रखना है कि आज हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया, यानी कि ये ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर हर एग्जाम के अंदर ये साइंस से संबंधित आपके ये चैप्टर आपके आता है। तो इनसे संबंधित आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, चलिए आइए बात करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, देखो सबसे पहले ध्यान रखना, मैं बात करूं तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ये सारी बातें ध्यान रखनी। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में, देखो ऐसे यहाँ पर देखो, ऐसा अब देख रहे हैं, चलिए तो ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनको हम कहते हैं अभिकारक, ठीक है। हाँ, क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना है, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली ध्यान रखना है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं उत्पाद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं उत्पाद कहते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जबकि पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम अभिकारक कहते हैं, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चन ध्यान रखना है कि एक तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं आपके क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। जबकि रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले जो पदार्थ होते हैं, मतलब उसके बाद जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं उत्पाद कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर ध्यान रखना, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भोजन का पाचन श्वसन जो है ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो भोजन का पाचन होता है ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, और जब हम सांस लेते हैं यानी कि जो हमारा श्वसन क्रिया है ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है। तो ध्यान रखना है, यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। ध्यान रखना है, बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान रखना है कि भोजन का पाचन श्वसन जो है एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, तो ध्यान रखना है ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण जो है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो है कैसी अभिक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण ध्यान रखना है ये एक प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, तो ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण जो है ये एक प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है कि प्राकृतिक गैस के दहन में मुख्य उत्पाद क्या क्या बनते हैं। यानी कि जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है तो उसमें मुख्य रूप से आपके कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, तो ध्यान रखना उसमें मुख्य रूप से उत्पाद एक तो आपके CO2 निकलता है और एक ध्यान रखना आपके H2O बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि CO2 और H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है ये आपके क्या निकलती है, इसके अंदर आपके बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि प्राकृतिक गैस के दहन के मुख्य रूप से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, तो CO2 और H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और बच्चों ध्यान रखना हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखना है अच्छे से कि जल विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। मतलब जब हम जल विद्युत अपघटन करते हैं तो उसमें आपके जो है कौन सी गैस जो है आपके यहाँ पर प्राप्त होती है, तो ध्यान रखना उसमें आपके कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो वो प्राप्त होती है एक तो H2 प्राप्त होती है और एक आपके प्राप्त होती है O2, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान रखना है कि जल विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो ध्यान रखना है आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। अब जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको संतुलित क्यों किया जाता है, क्योंकि किसके कारण किया जाता है, तो ध्यान रखना ये किया जाता है आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण, ठीक है। किसके कारण संरक्षित किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर ध्यान रखना है
यानी कि एक प्रकार से बात करें तो ध्यान रखना है कि द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर ध्यान रखना है उनको क्या किया जाता है, एक प्रकार से जो उनको संरक्षित किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर ध्यान रखना है उनको सुरक्षित यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि बुझा हुआ चूना, यानी कि ये जो बुझा हुआ चूना है इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो ध्यान रखना है अगर आपसे पूछा जाए कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र है आपके CaOH2। ध्यान रखना है क्या है, CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना था, पूछा जाए कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या, CaOH2 है। ठीक है, लेकिन पूछा जाए कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसका सूत्र है CaO। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर लिख लेना कि अगर आपसे पूछा जाए कि बिना बुझा हुआ चूना, तो ध्यान रखना है कि बिना बुझा हुआ चूना, तो बिना बुझा हुआ जो चूना है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है आपके CaO। ठीक है, ध्यान रखना, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है आपके CaO है, जबकि ध्यान रखना है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOH। ठीक है, फिर पूछा जाए कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है आपके CaCO3। क्या है, CaCO3। ये क्या है, ये चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेसिकली पूछा जाए कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 है। फिर ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है, रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान रहता है वो कैसा रहता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है वो एक प्रकार से आपके स्थिर रहता है। कैसा रहता है, आपके स्थिर रहता है। ठीक है, ध्यान रखना है कैसा रहता है, आपके स्थिर रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है वो आपके कैसा रहता है, आपके स्थिर रहता है। कैसा रहता है, स्थिर रहता है। फिर आता है रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद को किससे अलग किया जाता है, तो आपको विदित होगा, ध्यान रखना है कि कुछ इस प्रकार से आपके एक चिन्ह होते हैं। ध्यान रखना है ये वाले कुछ चिन्ह होते हैं ना, हाँ, तो ध्यान रखना है कि इस चिन्ह से आपके अलग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कुछ इस प्रकार के आपके चिन्ह होते हैं, तीर वाले चिन्ह होते हैं। देखो ऐसे ऐसे इस प्रकार के आपके चिन्ह होते हैं ना, जैसे कि ये अभिक्रिया तो H2O तो इसका बना O2, मतलब एक प्रकार से ऐसे चिन्ह होते हैं। ध्यान रखना है ये वाले चिन्ह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इस प्रकार के आपके, ध्यान रखना है ये वाले आपके चिन्ह होते हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है, तो इस प्रकार के चिन्हों को ध्यान रखना, उनसे आपके अलग किया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद को किससे अलग किया जाता है, तो इस प्रकार के चिन्ह से अलग किया जाता है। नेक्स्ट आता है, यदि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कौन सा यौगिक बनता है। ध्यान रखना है, यदि जो लोहे की कील है, इस लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर डालेंगे तो कौन सा यौगिक बनता है। तो ध्यान रखना है इसमें आपके कौन सा यौगिक बनता है, तो वो यौगिक बनता है आपके FeSO4। ध्यान रखना है ये आपके यौगिक बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यदि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो कील विलयन में डालने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो वो यौगिक बनता है आपके कौन सा यौगिक, आपके FeSO4। ध्यान रखना ये यौगिक बनता है। कौन सा यौगिक बनता है, FeSO4। ध्यान रखना ये आपके यौगिक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये ध्यान रखना है कि ये कॉपर सल्फेट है, उसको विलयन में जिंक डालने पर, यानी कि जिंक डालने पर जो है आपके कौन सा क्या बनता है, तो जिंक डालने पर उसमें क्या बनता है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि जिंक डालेंगे तो जिंक डालने पर क्या बनता है, तो वो बनता है आपके ZnSO4 प्लस Cu बनता है। यानी कि क्या बनता है, ZnSO4 प्लस Cu बनता है। ठीक है, ध्यान रखना है, यदि कॉपर सल्फेट है उसके कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि हम जिंक डालेंगे तो क्या बनता है, तो ध्यान रखना आपके ZnSO4 प्लस Cu बनता है। क्या बनता है, ZnSO4 प्लस Cu। ध्यान रखना ये आपके बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, BaSO4 का अवशेप किस रंग का होता है। तो ध्यान रखना यदि अगर आपसे पूछा जाए कि BaSO4 का अवशेप जो है किस रंग का होता है, तो ध्यान रखना ये आपके होता है सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, किस रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो BaSO4 का अवशेष है वो किस रंग का होता है, तो ध्यान रखना आपके सफ़ेद रंग का आपके होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर बच्चों ध्यान रखना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो है इसमें आपके कौन सी अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है इसकी मैं बता दूं तो ध्यान रखना है रेडॉक्स अभिक्रिया ये आपकी ये आती है Cu प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O। ध्यान रखना है ये क्या है, ये आपके रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान रखना है ये आपके क्या रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगर आपसे पूछे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। ध्यान रखना है ये क्या है आपके रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया में जो Cu प्लस H2, ध्यान रखना है कि इसमें से जो CuO है ये क्या बनता है, तो CuO में आपके बनता है अपचयन। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो आपके CuO है उसमें आपके क्या बनता है, अपचयन बनता है। जबकि जो H2 है इस H2 में क्या बनता है, तो H2 के अंदर आपके बनता है ऑक्सीकरण बनता है। ठीक है, तो H2 के अंदर आपके क्या बनता है, तो H2 के अंदर आपके बनता है क्या बनता है, ऑक्सीकरण बनता है। ये ध्यान रखना है अच्छे से।
कि CuO प्लस H2 यानी कि Cu प्लस H2O में ध्यान रखना है कि जो CuO है इसका क्या बनता है, आपके अपचयन बनता है, जबकि H2 जो है इस H2 का क्या बनता है, आपके ऑक्सीकरण बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीकरण बनता है, ध्यान रखना है। फिर 16वां क्वेश्चन है कि जिस अभिक्रिया में दो अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन कहते हैं। क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन कहते हैं। यानी कि जब दो अभिक्रिया, यानी कि जिस अभिक्रिया में दो अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन के नाम से आपको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, इस रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, तो एक तो आपके ऑक्सीकरण होता है, एक क्या होता है, आपके ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के साथ साथ ध्यान रखना आपके ये आपके होता है अपचयन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन ध्यान रखना है ये आपके होता है। तो ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया देख रही है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया, इस रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर जो है आपके एक तो ऑक्सीकरण होता है और एक अपचयन होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, एक तो आपके ऑक्सीकरण होता है और एक अपचयन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं, भोजन का पाचन श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, जबकि ध्यान रखना है कि जो प्रकाश का संश्लेषण है वो कैसी है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस के दहन में मुख्य उत्पाद क्या बनते हैं, तो ध्यान रखना CO2 और H2O बनता है, जबकि जल विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो H2, और आपके कौन सी गैस प्राप्त होती है, आपके O2 गैस प्राप्त होती है। फिर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर किया जाता है। बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaOH2 होता है, जबकि बिना बुझा हुआ चूना इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो आपके होता है CaO होता है। ठीक है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, ध्यान रखना है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान कैसा रहता है, तो आपके स्थिर रहता है। कैसा रहता है, स्थिर रहता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद किससे अलग किया जाता है, तो ध्यान रखना वो आपके इस चिन्ह से अलग किया जाता है। लोहे की कील को यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो वो यौगिक बनता है FeSO4 यौगिक बनता है। और यदि कॉपर सल्फेट FeSO4 आपके यौगिक बनता है, ध्यान रखना है। यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालेंगे तो जिंक डालने पर क्या बनता है, तो आपके ZnSO4 आपके Cu बनता है। क्या बनता है, आपके ZnSO4 आपके Cu यहाँ पर आपके बनता है। BeSO4 का अवशेष रंग सफेद रंग का होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया CuO प्लस H2 CO प्लस H2 ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती है, जिसमें Cu जो इसका क्या बनता है, आपके अपचयन बनता है, और जो H2 होता है इसका ऑक्सीकरण होता है। जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि जिस अभिक्रिया में आपके अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये थे हमारे रासायनिक अभिक्रिया और उससे समीकरण से संबंधित आपके इंपॉर्टेंट्स जो बन रहे हैं फैक्ट्स से, ये आपके ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास के अंदर हमने रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण से संबंधित ये सारी खास बातें आज हमने यहाँ पर बात क्लियर की। कल मैं आपको उत्प्रेरक के बारे में बताऊंगा कि उत्प्रेरक से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।